हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब इसी के साथ साथ जैसे हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ऑलराइट। तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स समझने वाले हैं जो कि बायोटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑलराइट। इससे पहले की सारी बातें हम इससे पार्ट 1 वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो आगे की बातें हैं, दैट इज अबाउट द जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विल टॉक अबाउट दिस ओनली, ओके, ऑलराइट। तो हम एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे एंड आगे जाके इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग क्या है या किस तरीके से ये वर्ड्स अपने हम लोग आज की डेट में यूज करते हैं, हम उन सब पे डिस्कशन करेंगे। So let's have this first one. First one, when we see the NCERT is about the recombinant DNA. ठीक है, recombinant DNA का क्या मतलब होता है? recombinant DNA का मतलब होता है a combination of two genetic materials, alright? मतलब दो DNA का genetic material है जिसको आपने combine कर दिया है साथ में, that is called recombinant DNA. Fine? इसमें अब recombinant DNA को अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो I can make an example। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास 11th में जब हम लोग सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल भी पढ़ते हैं बेटा, तो वहां पे भी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन दो अलग अलग टर्म्स आते हैं, ऑलराइट। तो आई नो कि आप सबको पता होगा मैक्सिमम लोगों को कि क्रॉसिंग ओवर इज सिमिलर टू रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? सपोज कि पिंक कलर से मैं फीमेल जनरेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ और ब्लू कलर से मैं मेल को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये फीमेल का जेनेटिक मटीरियल है, ये मेल का जेनेटिक मटीरियल है। दिस इज नॉर्मल, राइट? So what happened in recombination or crossing over? What actually happens is if a part of female genetic material, DNA or chromosome is exchanged with the part of male genetic material just like this. Fine. तो अब आप देख सकते हैं ना, तो मेल में पूरा जेनेटिक मटेरियल अब सिर्फ उसका है, अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनेटिक मटेरियल इज अकम्पनीड, है ना, उसके साथ आके जुड़ गई है। दिस इज बेसिकली रिकॉम्बिनेशन कि पहले ये सिर्फ फीमेल का पार्ट था, इस पे पिंक कैप थी, दैट मीन्स पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक का था। नाउ देयर इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फाइन। सो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट में बनाई गई है, जो लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। फाइन। तो ये सारी चीजें हो गई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाएंगे कैसे? भाई ये तो मैंने आपको दिखा दिया, जो सेल में अपने आप होता है, नेचुरली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, जो कि हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं इन केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन। बट अगर आप इसके आगे बात करें कि आप बायोटेक्नोलॉजी में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, फाइन, वहां पे आप ये तो कर नहीं सकते कि हर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालें, फिर तोड़ के दूसरे पे डालें और दूसरा चिपकाएं। दिस इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आप बात करें कि आप रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉमर्शियल वे में कैसे यूज कर सकते हैं, तो फर्दर उसके लिए दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। फाइन। तो जीन क्लोनिंग का क्या मतलब है? अब इसको दिखाने के लिए आई हैव टू स्केच पेन, आई यूज टू स्केच पेन। सपोज ये जो पहला वर्ड है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, जीन क्लोनिंग, सपोज दिस इज अ जीन फॉर कलर। फाइन। ये स्किन कलर के लिए एक जीन है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि ये स्किन टोन का है भी। तो मान लीजिए कि ये एक जीन है मेरी बॉडी के अंदर, दैट इज फॉर स्किन कलर। अगर ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? सेम इस जीन की एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी यूजिंग रेप्लीकेशन, है ना। रेप्लीकेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली ये उठा के मैंने ये छाप दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप कलर में कोई भी डिफरेंस दोनों के नहीं बता पाएंगे, दोनों ही स्किन टोन है। इसका मतलब कि एक पेरेंट जब इन्वॉल्व होता है, वो दूसरे या एग्जैक्ट अपनी कॉपी क्रिएट कर देता है, एंड दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग। एक ही जीन को मैंने उसके एग्जैक्ट फॉर्म में दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट इज जीन क्लोनिंग। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सपोज करिए, अब आप पूछिए मैम इसका क्या मतलब हुआ, आप हमेशा जीन क्लोनिंग ही कर लो, फिर रिकॉम्बिनेशन की जरूरत की? मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए मेरे पास दो जानवर हैं, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, और मैं चाहती हूँ कि दोनों की कुछ सुपीरियर क्वालिटीज मेरी जो मैं प्रोजनी बना रही हूँ उसमें आए। ऑलराइट। मतलब जो मैं थर्ड ऑर्गेनिज्म उनका प्रोजनी बना रही हूँ यूजिंग दैट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, उसमें आए। उसमें ये चीजें नेचुरली तो होंगी नहीं, क्योंकि वो नेचुरली जानवर एक दूसरे से मेट ही नहीं करेंगे, उनकी मेटिंग पे आपका कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता। सो व्हाट इज डन इज कि सपोज करिए मैंने
दोनों के जीन्स लेके दोनों को रिकॉम्बिनेशन से मैंने एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया। अब मुझे ये पता है कि ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जब जाएगा ना, तो इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, जो कि दोनों की बढ़िया क्वालिटीज है मेरे पास। मतलब मेल वाले का मान लीजिए ब्लू वाले की बढ़िया क्वालिटी है कि वो उसके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। फीमेल की अच्छी क्वालिटी है दैट शी इज वेरी लैक्टेटिंग, मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है अगर आप काऊ की बात करें। अगर मैंने दोनों को मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास मस्कुलर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी ज्यादा है। अब ये जो डीएनए है ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। जब मैंने दोनों को रिकम्बाइन किया, इससे मैंने जो ये वाला डीएनए बनाया, दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन क्लोनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है मैं उसी की कॉपीज क्रिएट कर दूंगी, उसकी कॉपीज पे कॉपीज क्रिएट करती रहूंगी, ताकि मुझे बार बार एक एक प्रोजेनी बनाने के लिए बार बार इस क्रॉसिंग ओवर की जरूरत ना पड़े, बार बार मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना बनाना पड़े। मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, दैट इज इट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ही कॉपीज बना लूंगी और वो कॉपीज ही मेरा काम कर देंगी। फाइन, तो ये यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जीन क्लोनिंग का। ऑलराइट, अब बहुत सीधी सी बात है, अगर मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी लिया तो ये मेरे हाथ में तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं, और ना ये मल्टीप्लाई करेगा ना ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि हम सब ने एक सेंट्रल डोगमा पढ़ा था। व्हाट इज दैट सेंट्रल डोगमा? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सेंट्रल डोगमा से क्या समझते हैं, सेंट्रल डोगमा इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, डीएनए से हमेशा हायरार्की में क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर हायरार्की में बनते हैं प्रोटीन्स। फाइन, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए विजिबली, यू शुड हैव दैट प्रोटीन। प्रोटीन ही हमेशा सेल में इफेक्ट्स लाता है। फाइन, तो मुझे प्रोटीन दिखेगा तभी मुझे पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी कि जो डीएनए है इसको मुझे आरएनए में कन्वर्ट कराना जरूरी है, और फिर उस आरएनए का प्रोटीन बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मुझे एक सेल चाहिए जिसमें कि ये सेंट्रल डोगमा चल सके। बहुत सीधा सा मतलब है कि आई रिक्वायर सेल जिसमें कि ये सेंट्रल डोगमा का मल्टीप्लीकेशन अच्छे से चल सके, और मेरे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इससे मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा कॉमर्शियल लेवल पे बन सके। फाइन, तो कॉमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए मुझे सेल चाहिए, उसको कहते हैं जीन ट्रांसफर। कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म से निकाला जिससे मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर मैंने दूसरे बैक्टीरिया प्लाज्मिड में डाल के क्या किया, उसकी क्लोनिंग की। क्लोनिंग का मतलब हुआ उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई ताकि मुझे बार बार रिकॉम्बिनेंट बनाने की जरूरत ना पड़े, और फिर इन कॉपीज को लेके मैंने क्या किया, प्रोटीन तक पहुंचाया सेंट्रल डोगमा के थ्रू, जिससे कि मेरा कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और मुझे फायदा बहुत ज्यादा हो। फाइन, तो ये तीन चीजें थी कि जब आप क्या करते हो, किसी से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, किसी ऑर्गेनिज्म में डालोगे, so you should have a very sophisticated technique of transferring that genetic material from organism A into organism B. That is called gene transfer. जैसे आप लोग Amazon से, फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगवाते हो, तो सपोज करो कि कुछ चीज आपकी जयपुर से आनी है, तो वहां से वो लोड होती है और फाइनली आपके डॉकयार्ड पे आकर, जो भी आपका Amazon का डॉकयार्ड होता है वहां पे वो शिप होती है, एंड फाइनली यू गेट योर प्रोडक्ट। ओरिजिनली वो आपके शहर का तो नहीं होता, आता कहीं और से आपको डिलीवर होता है। सेम उसी तरीके से जीन कहीं और का है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने बनाया लेबोरेटरी में, फिर मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसको आर्टिफिशियली किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके उसको बस सेंट्रल डोगमा के थ्रू मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। दैट इज नोन एज जीन ट्रांसफर। ऑलराइट, सो ये तीन चार शब्द हैं जो आपको अच्छे से समझने चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वाली लाइन पे ध्यान दें, लेट मी रीड दिस line very clearly. The piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny when it is integrated to the genome of the recipient, then only it multiplies. What does it mean? वही चीज जो मैंने कहा, भाई मैंने जेनेटिक मटेरियल से जीन ऑफ इंटरेस्ट बना भी लिया कि ये जीन है जो बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी का है और इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बट ये मेरे हाथ में तो मल्टीप्लाई हो नहीं जाएगा। फॉर दैट पर्पज आई रिक्वायर सेल जिसमें कि मैं सेंट्रल डोगमा परफॉर्म करवा सकूं। इसके लिए मुझे लिविंग सेल की जरूरत है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल भी लिया, जब तक आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इट इज वेस्ट। इट इज सिंपली वेस्ट ऑफ लैक्स ऑफ मनी, और यू कैन से करोड़ ऑफ मनी, बिकॉज यू कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। फाइन, इसके लिए क्या किया जाता है, सेल में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा किसी सेल में जाएगा तभी रेप्लिकेट करेगा, बिकॉज सेल के अंदर जो जीनोम होता है ना, जो भी प्लाज्मिड होता है, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया वगैरह या प्लाज्मिड का हम लोग यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लाइंग आवर कंटेंट, ये जो जीनोम होता है इसके अंदर एक साइट होती है विच इज नोन एज ओराई साइट।
ओराइसाइट का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जाता है. इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो रिटन हियर एज वेल. ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन? ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई जीन है, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द जीन, मेरे जीनोम का जो भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो आपको सिल्वर लाइन दिख रही है ना, यहाँ से आपका कोई भी डीएनए या जेनेटिक कंटेंट के रेप्लीकेशन डीएनए की स्टार्ट होती है. तो वही इसीलिए तो मैं लगवा रही हूँ ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन को किसी और प्लाज्मिड में. क्यों? क्योंकि मुझे उसको मल्टीप्लाई करवाना है, मुझे उसकी क्लोनिंग करवानी है, मुझे उसको टन्स एंड टन्स में प्रोड्यूस करना है, तब जाके मैं प्रोडक्ट बना पाऊंगी. इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म में ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के पास अगर तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, वो उतना ज्यादा रेप्लीकेट करेगा, और जितना ज्यादा उसकी क्लोनिंग होगी या सिंपली कह लीजिए रेप्लीकेशन होगा, उतना ज्यादा आपको कॉमर्शियल बेनिफिट है. ऑलराइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होस्ट डीएनए, जिसके अंदर भी आप ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डालने वाले हैं, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन पे ही डालें, ताकि आपका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा हो. फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू नीड टू नो एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अब क्लोनिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया. मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज. आइडेंटिकल कॉपीज का सीधा सा मतलब यही है, जैसे आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि एकदम आइडेंटिकल कॉपीज बने. जीन क्लोनिंग का मतलब मेरे पास ये जीन था जो मैंने बनाया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये मेरा, उसके बाद मैंने इसको प्लाज्मिड में डाला और मैंने इसकी दूसरी कॉपी बना ली, तो दिस इज बेसिकली जीन क्लोनिंग, है ना, कि एक जीन मैंने डाला और उसकी दूसरी कॉपी अपने आप मैंने बना ली. दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग. ठीक है, व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? हम लोग तब से प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज प्लाज्मिड इज, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेंशन भी है that plasmid is basically the extra chromosomal DNA of any bacteria. जैसे हम ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स. ऑलराइट, तो ये सारे क्रोमोसोमल हैं. हमारा जो भी जेनेटिक कंटेंट है वो क्रोमोसोमल है, मतलब हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं सारे क्रोमोसोम्स और सारे जीन्स का यूज आता है. फाइन, बट ये प्लाज्मिड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना क्रोमोसोम है. फाइन, तो इस क्रोमोसोम के अलावा ये अगर मेरा बैक्टीरिया है, ये इसका अपना खुद का क्रोमोसोम है जिससे कि इसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इसकी बॉडी मेंटेन हो रही है. इसके अलावा अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का कंटेंट है क्रोमोसोम के बाहर, जो कि उस बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी नहीं है, उसके लिए मेटाबॉलिज्म का काम नहीं करता, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड से फायदा क्या होता है? प्लाज्मिड में बहुत सारे बैक्टीरिया के ना रेजिस्टेंस का जीन होता है. जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस जीन? रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से समझे रेजिस्टेंस जीन का क्या मतलब है, हम लोग पहले मॉर्टीन जलाते थे. ऑलराइट, जब हम लोग पहले मॉर्टीन जलाते थे तो मच्छर भाग जाते थे. ठीक, क्यों ऐसा होता था? क्योंकि मच्छर जो बेसिकली है, मॉर्टीन में जो केमिकल्स निकलते थे उनकी वजह से उनका रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता था. आज की डेट में आप मॉर्टीन जला के देखिए, उसके ऊपर मच्छर डांस करेंगे. वाई? बिकॉज दे आर गेटिंग रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर केमिकल, है ना. कहते हैं कि अगर आपको रोज रोज मम्मी डांटती रहे तो आपको डांट का फर्क नहीं पड़ता, एक दिन आपको पापा डांटे तो यू विल एक्चुअली फ्राइटन अप. व्हाई? बिकॉज आपको वो चीज डेली डोजेस में नहीं मिल रही है ना, आपको एक बार से डर लगता है. फाइन, तो यही चीज होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, कि आप किसी चीज के आदी ना हो जाए. जैसे बैक्टीरिया है, पहले क्या था, आप थोड़ी बहुत भी एंटीबायोटिक हल्की फुल्की भी देते थे तो यू विल कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आज की डेट में क्या है? ड्यू टू ओवर जेलस यूज, है ना, कुछ भी होता है, लोग बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना किसी की राय लिए चुपचाप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खा लेते हैं. इससे क्या होता है? वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को पहचान जाता है और मच्छरों की तरह ही वो उनके लिए रेजिस्टेंट हो जा रहा है. रेजिस्टेंट हो जाएगा, अपने जीन को रेजिस्टेंट कर लेगा, तो अगली बार वो एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं करेगी. फाइन, उनकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है. तो इसमें क्या है, पहली बार जो प्लाज्मिड का जो कि इनसे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया था, वो किसको देख के बनाया गया था? वो सेल्मोनेला बैक्टीरिया था. और इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, आपने सेल्मोनेला कहीं और भी पढ़ रखा है? वेरी राइट, सेल्मोनेला टाइफी विच कॉजेस टाइफॉइड. ऑलराइट, तो जो बैक्टीरिया आपका टाइफॉइड कराता है सेल्मोनेला, उसी में पहली बार आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की खोज और बनाया दोनों गया था. फाइन, व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका डीएनए है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यू कैन से क्रोमोसोमल डीएनए है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड.
एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अपने आप रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है। वही बात जो मैंने कहा कि मुझे जीन क्लोनिंग करवानी है, जीन क्लोनिंग करवानी है तो मुझे रेप्लिकेशन अच्छा चाहिए, तो प्लाज्मिड में वो प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, इसी वजह से हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं। ठीक है, कि किसी की तरह का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं करवाता है, कुछ नहीं करवाता है, सिंपली मेरे जीन क्लोनिंग में हेल्प करेगा, तो दैट्स व्हाई वी यूज प्लाज्मिड। फाइन। अब सेल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो था, इसने स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी कहा था कि हर्बर्ट बॉयर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका नाम पूछा जाता है मल्टीपल टाइम। इन्होंने पहले थे जिन्होंने 1972 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड, है ना। मैंने आपको बताया कि इस प्लाज्मिड के अंदर ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी भी केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस बना के स्टोर कर लेते हैं एज मेमोरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस जीन है, तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस जीन को अपने अंदर स्टोर कर रखा है एज मेमोरी, कि अगली बार ये केमिकल दोगे तो मैं नहीं मरूंगा बिकॉज आई एम रेजिस्टेंट टू इट, राइट। तो पहली बार ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड और उनके जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल वाली खोज जो की थी वो इन्होंने की थी, दैट इज स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक फिगर पिक्टोरियल वे तैयार किया है एंड आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर, देखो वेक्टर का सीधा सा मतलब होता है बेटा व्हीकल, है ना। जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो मैंने इतनी मेहनत से रिकॉम्बिनेशन से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन रख के आगे जनरेशन टू जनरेशन मल्टीप्लाई करवाता रहे। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है जो मल्टीपल क्लोन्स इस तरीके के मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के तैयार करके दे और मेरा कमर्शियल प्रोडक्शन चलता रहे, इसको मैंने लिया। उसी के साथ साथ अब मुझे उस वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैंने बनाया है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको डालना भी तो पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया, डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो मुझे पसंद है, जो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने ये बनाया उस तरीके से बनाया, और उसके बाद उसको कट करके अपने क्लोनिंग वेक्टर के ओराई साइड पे, कहाँ पे, ओराई साइड पे, ओराई स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइड पे, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है चिपकाना। नाउ फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर ये मेरा जीन ऑफ, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये अपने आप नहीं चिपकेगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जो इस स्टिकिंग को हेल्प करता है एंड दैट इज नोन एज डीएनए लाइगेज। फाइन। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है कि आपके ओराई साइड पे जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो प्लाज्मिड का डीएनए, उन दोनों को मर्ज करके चिपका दे, बेसिकली एक्टिंग एज अ फेविकोल बिटवीन टू जेनेटिक मटेरियल्स, ऑलराइट। इसके बाद आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, क्योंकि ध्यान से देखिए इस प्लाज्मिड में अपना डीएनए भी है और साथ में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। नाउ दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे क्या करवाना है, क्लोनिंग करवानी है, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको वेक्टर या होस्ट में ट्रांसफर कर दूंगी। होस्ट में ध्यान से देखिए बैक्टीरिया में अपना, ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि मेरे प्लाज्मिड में सिचुएटेड है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, अब फायदा देखिए इसमें कॉमर्शियल वे से क्या फायदा है, फैक्ट्री के तौर पे क्या फायदा है, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है इतनी तेजी से, उतनी तेजी से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब कि एक बार अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो बिना कुछ किए मेरे सेम जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो गई, और बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, इस हिसाब से मेरी मल्टीपल कॉपीज जो मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की है वो भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, एंड दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ मैंने एक होस्ट सेल में डाला, दिस स्टेप इज नोन एज जीन ट्रांसफर। भाई जीन को मैंने बना लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद ट्रांसफर कर दिया, दैट इज जीन ट्रांसफर, ऑलराइट। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे आप, तो ओराई साइड के बारे में मैंने लिख रखा है कि अगर ये पूरा प्लाज्मिड है, सपोज दिस इज योर होल प्लाज्मिड, तो जहां पे ये रेड रेड मार्क आपको दिख रहा है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, दैट इज ओराई साइट, ऑलराइट। ये मैं बार बार इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। भाई आपने मुझे बताया कि आपने, ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए था और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों को आपने चिपकाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। पर पहले ये तो बताइए कि आपने इसको कट कैसे किया, है ना। इसको आपने कट करके रखा वो मैं मान गई, इसको कैसे कट किया, इसके लिए आपके आते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स जिनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। व्हाट आर दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सपोज करिए ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए है, ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए है और ये मेरा नॉर्मल डीएनए है, दोनों को कट करना एक स्पेसिफिक जगह से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक पाए। अब देखिए चिपकने के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो प्लाज्मिड कट हुआ है, दिस इज माय प्लाज्मिड जो मेरा कट हुआ है,
उसका शेप आगे से टेपरिंग है, और ये क्या है, इसका शेप उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक पा रहे हैं। एम आई राइट? अगर अगर इनका शेप एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, व्हाट डू मीन बाय अनकॉम्प्लीमेंट्री शेप? आप अनकॉम्प्लीमेंट्री शेप से क्या समझते हैं? सपोज करिए ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए है और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर दोनों ब्लंट की तरह कटे होते तो ये चाह के भी चिपक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहता। तो इन दोनों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, लॉक एंड की मॉडल से दोनों की कटिंग की जाती है ताकि एक दूसरे में फिट आ जाएं और आसानी से चिपक जाएं, ताकि ये एक दूसरे से इस तरीके से फिट आए कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इनको चिपकाने के लिए। फिर से देख लीजिए, ये मेरा प्लाज्मिड, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इन दोनों के जो कट एंड्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ये एक दूसरे से पहले से अट्रैक्टेड हो और आसानी से चिपक जाए लॉक एंड की मॉडल की तरह। ये काम करता है आपका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक चीज आपको याद रखनी है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज करेंगे चाहे आप प्लाज्मिड के लिए यूज करें और चाहे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज करें। क्यों? क्योंकि जब आप सेम प्लाज्मिड के लिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे तभी आप एग्जैक्ट ऐसे शेप का चीजें क्रिएट कर पाएंगे जहां पे ये दोनों आसानी से खुद के साथ कंबाइन कर जाएं। फाइन, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आप सेम यूज करेंगे तो आप स्टिकी एंड्स बनाएंगे और स्टिकी एंड्स ही आसानी से एक दूसरे में लॉक एंड की मॉडल की तरह चिपक जाएंगी। ऑलराइट, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो कट पीसेस होते हैं डीएनए के वो आसानी से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि ये कट पीसेस चूंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनाए हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनाए हैं, और ये एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं लॉक एंड की मॉडल में, तो ये आसानी से एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव है, ये चिपक जाएंगे। फाइन, और इन एंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स, ताकि अट्रैक्शन हमारा मेंटेन रहे। अगर ब्लंट एंड होगा तो बहुत सीधी सी बात है, अगर दोनों चीजें ब्लंट है तो आप उसको कैसे भी चिपका नहीं पाओगे बेटा। ऑलराइट, आपने पढ़ लिया कि इस तरीके से मैंने बैक्टीरिया में क्लोनिंग करवाई, तो दो एंजाइम जो आपने पढ़े, दो एंजाइम आज के डेट में जो आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज जस्ट लाइक फेविकोल, कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में चिपका पाए। इसको हेल्प करने के लिए जो होता है वो होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। और दूसरी बात, ये स्टिकी एंड बनाता है, तो इसलिए ये चीजें डीएनए लाइगेज के साथ मदद करती हैं अपने आप चिपकने के लिए। फाइन, अब इसके आगे बात करते हैं। तो आपने एक चीज देख ली, बेसिक स्टेप क्या है इस पूरे कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस में, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? तो बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, कौन सी वो जीन है, कौन से ऑर्गेनिज्म में वो जीन है जो आपको चाहिए कॉमर्शियली बनाने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर इट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इसके बीच में जितने भी प्रोसेसेस आए, लाइक जीन क्लोनिंग, है ना, जीन ट्रांसफर, इन दोनों का यूज करके आप क्या करेंगे, जो भी आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, आइडेंटिफाई किया है, उसको आप होस्ट डीएनए यानी बैक्टीरिया के अंदर लाएं, प्लाज्मिड्स में उसको रेप्लिकेट करवाएं। थर्ड इज आफ्टर मेंटेनिंग यू हैव टू गेट कॉमर्शियल लेवल। एक डीएनए आपने ऐसा रिकॉम्बिनेंट सा बना लिया, तो अब इसको आपको कॉमर्शियल स्टेज पे लेके जाना है। कॉमर्शियल स्टेज पे लेके जाना है मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है। Alright, so these are the 3 basic steps for using your biotechnology in various processes. I hope कि आपको ये चीज समझ में आई हो and I'm able to make the concepts clear for